भारत और चीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है। कहा जा रहा है कि 12 सितंबर तक भारत और चीन की सेनाएं हॉट स्प्रिंग से पीछे हट जाएंगी। दरअसल यह निर्णय चीन के विड्रॉल के बाद सामने आया। यह घटना दरअसल इतनी बड़ी है कि इस विड्रॉल के बाद इस पूरे खित्ते की, पूरे इलाके की और मैं तो कहूंगा कि पूरे एशिया की दिशा और दशा बदली हो जाएगी। दरअसल ये छोटी सी घटना जो आम लोगों को बहुत छोटी लगती होगी, इस घटना के बाद में अब यह निर्धारित होगा कि एशिया का टाइगर आने वाले समय में कौन होगा। आपको अगर याद हो कि कैसे चीन ने बदमाशी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपने सैनिकों का जमावड़ा किया और हमारे बहुत सारे इलाके पर कब्जा भी कर लिया, उसी के बाद यह बहुत बड़ी तनातनी चली और अब खुशखबरी यह आ रही है कि चीनी यहां से विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसका पूरा बैकग्राउंड, पहले हम इसको जान लेते हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच में 3800 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। दरअसल यह विवाद मान्यता को लेकर है। भारत मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है और उसी को अपना बॉर्डर मानता है और वहीं चीन इसको मान्यता नहीं देता और यही असल विवाद है। इसी विवाद के चलते 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें भारत की बहुत शर्मनाक शिकस्त हुई। 2020 में भारतीय फौजी और चीनी फौजियों के बीच में हिंसक झड़पें हुई। जनवरी फरवरी से लेकर अप्रैल तक कई सारी ऐसी वारदातें हुई, एक दूसरे के ऊपर पथराव हुआ, धक्का मुक्की हुई, लेकिन इसको किसी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पेट्रोलिंग एरियाज को लेकर चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में अक्सर विवाद हुआ करते थे, लेकिन अचानक से सारे मुआहदों को तोड़ते हुए चीनी सैनिकों ने मई के महीने में भारतीय इलाकों में बड़ी पैमाने पर घुसपैठ कर दी, बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर दिया और वहां से शुरू हुई दोनों मुल्कों के बीच में एक बहुत लंबी चलने वाली तनातनी। इस तनातनी के चलते भारत ने 50,000 सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें भारी तोपें, टैंकें और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल थीं। वहीं चीन की तरफ से भी इसी तरीके का जमावड़ा देखने को मिला। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी थीं और यह किसी भी छोटी से छोटी चिंगारी के चलते एक बड़े युद्ध में तब्दील होने की काबिलियत रखती थी। पंद्रह जून को भारत और चीन के बीच में गलवान में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी बहुत बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस चीज को कभी भी चीन ने माना नहीं। बहुत समय के पश्चात चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात जरूर स्वीकार की थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से चीनियों ने भारतीय सैनिकों के साथ में झड़पें करी और उसके बाद में इलाके पर कब्जा किया। अब उसको शर्मसार होकर पूरे इलाके से वापस जाना पड़ रहा है, हासिल उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है? क्या इस जीत को नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले ही समझ लिया था? और नरेंद्र मोदी को इस चीज को समझने के लिए क्या वो शक्ति थी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने इस चीज को इस तरीके से समझा? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में कहा था, दरअसल वही 2 साल के बाद 12 सितंबर को पूरा होता नजर आ रहा है। और 12 सितंबर के बाद 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से समरकंद में मिलने वाले हैं। यह एक वाकई बहुत बड़ी घटना है और यह घटना, जैसा कि हमने पहले बोला, यह तब घटित हो रही है, यह तब घटने जा रही है जब चीनियों ने विड्रॉल की बात कही है, विड्रॉ करने को माना है। तो आइए पहले सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में क्या कहा था। विस्तारवाद का युग
समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। माता की जय, भारत माता की जय। अगर चीन के लिहाज से समझने का प्रयास करें तो चीन की ऊपर क्या मजबूरियां रही होंगी, अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां, जियोपॉलिटिकल मजबूरियां, कि इतना बड़ा कदम उसको उठाना पड़ा, इतनी बड़ी शर्मिंदगी अब उसको झेलनी पड़ रही है कि उसने कुछ भी हासिल किए बगैर 2 साल अपना समय जाया किया और अब उसको इतनी शर्मनाक तरीके से विड्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसको कैसे समझा जाए? चीन की ये बहुत बड़ी मजबूरी जिसके चलते उसको पूरी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहां जहां पर उसने अपनी फौजों का जमावड़ा किया था उसको आज विड्रॉ करना पड़ रहा है। ये मजबूरी दरअसल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अब इसके बिंदु को टच करते हैं। चीन का सबसे अच्छा दोस्त आज की तारीख में कौन है? आज की तारीख में सबसे अच्छा दोस्त उसका रशिया है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, उसके बाद पाकिस्तान है और ईरान है। इन सारे मुल्कों के अभी हालात देख लीजिए। रशिया जो कि सबसे बड़ा मुल्क है उसको तकनीक प्रदान करता है, उसके खुद के बहुत बुरे दिन आए हैं, वो बुरी तरह यूक्रेन की लड़ाई में फंस चुका है। कहा जाता है, कहा जा रहा है कि हथियारों का जखीरा जो रूस के पास था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और वो मजबूर हो रहा है नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क से हथियारों को आयात करने के लिए। आप सोचिए ये कितनी गंभीर परिस्थिति है। वही हाल उसके दोस्त पाकिस्तान का हो रहा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, कर्जे मांग रहा है, सारी दुनिया में भीख मांग रहा है। तो ये हालत पाकिस्तान की है। उधर ईरान के भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है और जहां जहां इसने इन्वेस्टमेंट किया है, खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर आर्थिक तौर पर, आर्थिक रूप से हाहाकार मचा हुआ है। चीन की भद पिट रही है, लोग चीन से नफरत करने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें जो, अगर आप इन सब चीजों को समझें और उसके बाद देखें कि कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करी है, साउथ चाइना सी के अंदर अपना वर्चस्व कायम किया है और चीन को ललकारा है। और साथ ही के साथ एक छोटा सा आइलैंड, ताइवान जैसा आइलैंड, वहां पर चीन की खिसियाहटपन देखने को मिली जब नैन्सी पेलोसी आई। बहुत हल्ला मचाया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजों को जोड़कर आपको समझ में आएगा कि चीन की परिस्थिति कितनी कमजोर हो गई थी, कितनी नाजुक हो गई थी। और भारत जो कि अपने स्टांस पर अडिग रहा, मजबूती से खड़ा रहा, इससे चीन बहुत परेशान हो गया। चीन को यह समझ में नहीं आया कि यह मुल्क जो पहले आंख दिखाने से डर जाया करता था, अब ऐसा क्या हो गया कि यह हमसे पंगा लेने के लिए तैयार है। और हमने अपने सैनिक लगाए हैं तो इसने हमसे भी ज्यादा सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तैनात कर दिया और लड़ने के लिए एकदम तैयार है। तो इस जज्बे को देखकर और इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल को समझकर, देखकर और अपनी स्थिति को कमजोर पाते हुए देखकर शी जिनपिंग ने यह फैसला किया कि अब हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए, भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। इस चाइनीज विड्रॉल के बाद पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, भारत के नेबरहुड में और इस पूरे इंडियन ओशन रीजन और इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट के जो इलाके हैं, इस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पूरी जो तनातनी चली, ये दरअसल जमीन की लड़ाई कम और जियोपॉलिटिक्स वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा थी। भारत अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड में सम्मिलित हो गया और बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस इंडियन ओशन में और प्रशांत महासागर में करनी उसने शुरू कर दी। ये चीज चीनियों को किसी हालत में पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही साथ चीन को इस बात से भी परेशानी थी कि भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो भारत को सबक सिखाने के लिए पहले उसने डोकलाम में घुसपैठ करके
या घुसपैठ करने का प्रयास करके भारत की तैयारी को टटोलने का प्रयास किया, और पता नहीं किसी मिसकैलकुलेशन के चलते उसको लगा कि अब वो भारत को दबा लेगा, और उसने जियोपॉलिटिकल जीत हासिल करने के लिए भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अपनी फौजों का जमावड़ा किया और भारत के इलाकों में घुसपैठ करके बड़े पैमाने पर काफी इलाके को कब्जा कर लिया। लेकिन अब उसको मजबूरन वापस जाना पड़ रहा है। तो दरअसल ये लड़ाई इस जगह की कम, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कम और जियोपॉलिटिक्स की ज्यादा थी। उसकी यह मंशा थी कि भारत इस दबाव में आकर डर जाएगा और अमेरिका से अपना हाथ खींच लेगा, जो कि ऐसा नहीं। क्या ये हम मान के चले कि चीन की जो मजबूरी है जिसके चलते वो अब विड्रॉ कर रहा है, इस बात को दर्शाता है कि शी जिनपिंग के चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? अगर ऐसा है तो क्या मजबूरियां हैं शी जिनपिंग की कि उसको बैरंग वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है? अगर चीन की बात करें तो चीन की एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात है। चीन एक इकलौता मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जहां पर वो अपनी पुलिस के ऊपर अपनी फौज से ज्यादा खर्चा करता है। दरअसल चीन को अपने नागरिकों से डर ज्यादा लगता है बजाय उसको अपने दुश्मनों से, जिनको वो दुश्मन मानता है। तो ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कितना बेसिकली डरी हुई है। तो ये कहना कि चीन के अंदर सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। चीन आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है, वहां पर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, कोरोना और कोविड उसके कंट्रोल में नहीं है, कोरोना कर्फ्यू बहुत सारी जगहों पर लगते हैं, उसके कितने सारे दृश्य हमने देखे और लोग उन कर्फ्यू से बहुत परेशान हैं। आर्थिक बदहाली को चीन जो है बिल्कुल घूर रहा है। इनफैक्ट उल्टा बोला जाए कि आर्थिक बदहाली चीन को घूर रही है, और अगर आर्थिक बदहाली आती है तो चीन के अंदर एक विद्रोह हो जाएगा और शी जिनपिंग ये किसी भी हालत में इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी भारत के साथ में जो तनातनी रही, जो रिश्ते बिगड़े, उनको जल्द से जल्द सुधार लिया जाए, क्योंकि अगर चीन को अपने अंदरूनी हालातों से निपटना है तो पहले उसको अपने बाहर के इलाकों में शांति लानी पड़ेगी। तो ये उसकी एक मजबूरी है और बिल्कुल सही बात है कि चीन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर हम ये कहें कि जितनी लड़ाई जमीन पर लड़ी गई उतनी ही लड़ाई फॉरेन अफेयर्स और कूटनीति के माध्यम से भी लड़ी गई, तो क्या यह माना जाए कि ये जो जीत है ये सैन्य जीत है या कूटनीतिक जीत है, या इसमें दोनों का बहुत बड़ा योगदान है? भारत की विदेश नीति की जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम है। जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी दुनिया को अपने पक्ष में लामबंद किया। जहां पर एक तरफ सेनाएं चीनी सैनिकों का मुकाबला जमीन पर कर रही थी, वहीं कूटनीतिक तौर पर जयशंकर और मोदी साहब दुनिया को समझाने में लगे थे और दुनिया को यह विश्वास दिलाने में लगे थे कि भारत एक मजबूत देश है। आज जब यह खबर आती है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे इस मजबूती का इजहार होता है। वहीं जब भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इनॉग्रेट करता है, नेवी में शामिल करता है, तो भारत कितना आत्मनिर्भर है इसकी बात भी पूरी दुनिया को पता लगती है। तो भारत के भारतीय सेना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चीनियों के साथ में आंख से आंख मिलाकर खड़ी हुई थी और हर एक उसके पैतरे का जवाब दे रही थी। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी में जयशंकर साहब और मोदी साहब भी अपना कमाल दिखा रहे थे, और वहीं हमारे साइंटिस्ट भी नई नई तकनीकें बनाकर और भारतीय सेना के अंदर उसको शामिल कर रहे थे। ये सारी चीजें मिलाकर ये हम नतीजा देख रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हमने कितनी बड़ी साइलेंट जीत हासिल करी है। बगैर गोला बम गोली चलाए हमने ये जीत हासिल करी है। तो दरअसल ये लड़ाई कूटनीतिक तौर पर भी जीती गई और सैन्य तौर पर भी जीती गई। अगर चीन के लिहाज से समझने का प्रयास करें तो चीन की ऊपर क्या मजबूरियां रही होंगी, अंतरराष्ट्रीय मजबूरियां, जियोपॉलिटिकल मजबूरियां, कि इतना बड़ा कदम उसको उठाना पड़ा, इतनी बड़ी शर्मिंदगी अब उसको झेलनी पड़ रही है कि उसने कुछ भी हासिल किए बगैर 2 साल अपना समय जाया किया और अब उसको इतने शर्मनाक तरीके से विड्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसको कैसे समझा जाए?
चीन की सबसे पहली मजबूरी है अर्थव्यवस्था। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि चीन के ऊपर कर्जों का बोझ तकरीबन 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है। चीन ने जो BRI चलाया था, जिन जिन मुल्कों को लोन दिया था, वो सब जगह वो सारे मुल्क फेल होते चले जा रहे हैं, वो कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। तो जो गुडविल बननी थी, जो वाहवाही लूटनी थी, वो वाहवाही नहीं लूट पा रहा है चीन। सब जगह से चीन को गालियां पड़ रही हैं। उधर रूस, जो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बन के उभरा, अभी उसके हालत खस्ता है। उसको ज़ेलेंस्की साहब ने लोहे के चने चबवा रखे हैं। इकोनॉमी उसकी भी बदहाल है और कह रहे हैं कि फौज की भी हालत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान डूबा हुआ है, ईरान के अंदर भी समस्याएं हैं, बर्मा भी इसी तरीके के हालात से जूझ रहा है। अंदरूनी हालात चीन के बात करे जाए तो वहां पर बहुत बड़ा आक्रोश है और वहां पर सुनने में आया है कि बहुत सारे छोटे छोटे राइट्स बढ़ चुके हैं, लोग कोरोना कर्फ्यू से परेशान हो चुके हैं। ताइवान के अंदर उसने अपनी खिसियाहट को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया कि ताइवान जैसे छोटे से टापू को भी वो ना डरा पाया। और उधर भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब का जो गठजोड़ है उससे भी काफी बुरी तरह वो बौखलाया हुआ है। पूरी दुनिया दरअसल चीन के खिलाफ खड़ी हो गई है और चीन को यह बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो इन्हीं कारणों से शी जिनपिंग अब मजबूर हो गए हैं कि भारत के साथ में दोस्ती करी जाए, अपने पड़ोसी के साथ में अच्छे संबंध रखे जाएं, अगर इस हालात से गुजर के अपने देश को या अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को इनको बचाना है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। तो इस पूरे खेल के अंदर हमने देखा कि चीन ने अपनी आंखें पहले झपकी और चीन अब वो वापस जा रहा है। ये भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमारे लिए तब संभव हुआ कि पूरे जितने भी हम भारतीय हैं, हम सबको अपनी भारतीयता पे गर्व है और इस गर्व का एहसास दिलाने के लिए, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या नहीं लगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पॉलिटिकल लीनिंग किस तरफ है, ये कबूल करने में कोई भी मेरे को संकोच नहीं होता कि इस चीज का प्राइड दिलाने के अंदर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर एक भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है, अपने कल्चर पे गर्व महसूस होता है और पूरी दुनिया के अंदर भारत की इज्जत बढ़ी है या भारत की जो तेजी से बढ़त हो रही है वो बहुत काबिले तारीफ है। हमने देखा कि कितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने अपने आप से ही निर्माण करके और पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि भारत की क्या ताकत है। तो हम सब भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम आज इतने मजबूत हैं कि चाइना को भी हमसे आखिरकार डर के वापस जाना ही पड़ा। इसी के साथ ये वीडियो मेरा यहां पे समाप्त होता है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मुलाकात करेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। इजाजत दीजिए। जय हिंद।